हे माय लिसनर्स, आ चुकी है आप लोगों के लिए माफिया चैप्टर 5 का न्यू एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि रियांश जिसने जोसेफ को ऑर्डर दे दिया था कि वो 2 घंटे में मुंबई के लिए रवाना होंगे, वहीं दूसरी तरफ जिया जो कि इस वक्त अक्षत के साथ ही थी। वहीं दूसरी तरफ जिया जैसे ही वो शिवानी की सारी बातें सुनती हैं, उसके हाथ पूरी तरह कांपने लगते हैं। शिवानी के भी फैमिली मेम्बर उसके आसपास आ गए थे, जिसकी वजह से उसे तुरंत ही फ़ोन को रखना पड़ता है। जिया जिसके ना तो दिमाग काम कर रहे थे और ना ही उसके शरीर, वो धड़ाम से अपने बिस्तर पर लेट जाती है और फिर खुद को ब्लैंकेट से ढक लेती है। वो बुरी तरह से शिवर भी करने लगी थी। लगभग 10 मिनट में अक्षय जो धीरे से दरवाजे को खोलता है और अंदर की तरफ आ जाता है। वो जैसे ही जिया को इस हालत में देखता है, वो तुरंत ही दौड़ते हुए उसके पास आता है और उसके बुखार को चेक करते हुए कहता है, शमा यू ओके? तबीयत ज़्यादा खराब लग रही है, मैं डॉक्टर को बुलाऊं? जिया तुरंत ही अक्षत को देखती है और फिर जोर से उसके हाथ को पकड़ते हुए कहती है, हाँ प्लीज़ मेरे साथ रहिएगा, मुझे छोड़कर मत जाइएगा प्लीज़। अक्षत इस तरह से जिया की आवाज़ सुनता है तो तुरंत ही उसके बगल में आकर के बैठते हुए उसके सर को धीरे धीरे सहलाते हुए कहता है, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता, मुझे तो लगा था कि तुम अनकंफर्टेबल फील कि। तभी जिया जो कहती है, नहीं नहीं, हाँ आप आज यहीं रहिए मेरे साथ, अगर आपको कुछ इम्पोर्टेंट ना हो तो प्लीज़। जिया के इस तरह रिक्वेस्ट भरी टोन को सुन करके अक्षत अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहता है, ओके फाइन, मैं कहीं नहीं जा रहा, पर तुम्हारी तबीयत तो ठीक लग रही है और टेम्परेचर भी ठीक है, इतना कांप क्यों रही हो? क्या किसी बात से डर गई हो? जिया जो कहती है, नहीं, मैं क्यों डरूंगी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मगर अक्षत को उसकी हालत देख करके समझ में आ रहा था कि उसके साथ कुछ तो प्रॉब्लम है। वो जिया को धीरे से बैठाते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, हम अपने माइंड को थोड़ा डाइवर्ट करते हैं, हो सकता है किसी बात को लेकर परेशान हो गई होगी तुम। अच्छा तुम्हें कुकिंग करना पसंद है? जिया जो कहती है, माँ बहुत पसंद है, पर कभी किया नहीं। जैसे अक्षत ने उसकी बात सुनी थी, वो थोड़ा हैरान होते हुए कहता है, 1 मिनट, तुम तो ऑफन हो और तुम्हें खाना बनाकर खिलाने वाला कौन है? जिया जो अपने मन में कहती है, मुझे तो किचन की शक्ल तक देखने को नहीं मिलती थी, घर पर इतनी सुख सुविधाएं थी कि खाना डायरेक्टली डाइनिंग टेबल पर रखा था और बस हमें बुला लिया जाता था, और मेरे फ्रेंड्स को लगता था कि मैं एक लग्जरियस लाइफस्टाइल जी रही हूँ। किसी को ये नहीं समझ में आया कि सोने के पिंजरे में मैं कैसे रहती थी। अक्षय जो उसके सर को धीरे से अपने हाथ से टच करते हुए कहता है, कहाँ खो गई? जिया जो कहती है, हाँ कुकिंग करना पसंद है मुझे, पर वो क्या है ना कि मैं की नहीं हूँ कभी, अब कैसे बताऊँ आपको? वही अक्षय जो कहता है, कोई बात नहीं, मत बताओ, चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ कुकिंग कैसे करता है, अगर तुम्हें नहीं आता है तो। और वो जिया का हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ किचन में ले आता है। जिया को किसी भी हालत में अक्षत को उलझा कर रखना था, क्योंकि वो अकेले यहाँ पर नहीं रहना चाह रही थी। और वैसे उसका ये डिसीजन उसके लिए काफ़ी अच्छा भी साबित होता है, क्योंकि जब तक अक्षत उस अपार्टमेंट से बाहर नहीं निकलता, तब तक नीचे उसके अपने घर वालों के दुश्मन जिया तक नहीं पहुँच पाते। वहीं उस अपार्टमेंट का गार्ड जो लगातार एक आदमी को इस तरह से अपार्टमेंट के अंदर झांकता हुआ देख करके गेट से बाहर आते हुए पूछता है, क्या बात है भाई साहब, आप कब से अंदर ही देखे जा रहे हो? अंदर कोई है या फिर कुछ और ही करने आए हो? वो आदमी जो एक बार उस गार्ड को घूरता है और फिर अपने मालिक को बताते हुए कहता है, यहाँ पर कुछ लफड़ा हो रहा है, गार्ड को शक हो गया हम पर, क्या करना है? दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, अब गार्ड खुद तुम्हारे पास चल कर आया है तो बस उसके कपड़े उतरवाओ और खुद गार्ड बन करके उसी अपार्टमेंट के बाहर बैठ जाओ, किसी को शक भी नहीं होगा। वो आदमी जो कहता है, लेकिन साहब इस गार्ड का क्या करना है, मार कर दफना दे क्या? दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, पागल तो नहीं हो गया, इलेक्शन सर पर है, मैं नहीं चाहता हूँ कोई नया नाटक शुरू हो जाए, उसे पैसे दो और दफ़ा करो। वो आदमी जो कहता है, ओके सब, ऐसा ही करता हूँ मैं। और 10 मिनट में वो गार्ड का कपड़ा पहन करके अब उसी अपार्टमेंट के बाहर बैठ गया था। अब उसके लिए जिया तक पहुँचना और ज़्यादा आसान हो गया था। वो दूसरी तरफ अपने मालिक से कहता है, बस एक बार वो लड़का बाहर निकले, उसके बाद हम उस जिया तक आराम से पहुँच जाएंगे और उसे जल्द ही मैं आपके हवाले करूँगा।
दूसरी तरफ से वो आदमी हंसते हुए कहता है यही तो चाहता हूँ मैं। एक बार जयशंकर की कमज़ोरी मेरे हाथ लगी, उसके बाद तो बस पूरे यूपी पर मेरा राज होगा। जिया जो अक्षत के साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर रही थी, जिया को उसने स्लैब पर बैठा दिया था और वो खुद अपने हाथों से कुकिंग कर रहा था और जिया को भी अपने साथ कुकिंग सिखा रहा था। उसने स्टाफ को बाहर कर दिया था और वो जिया से कहता है, अगर कभी तुम्हें एक्टिंग करनी हो और तुम्हारे आंखों में आंसू ना आए तो तुम एक काम करना, तुम प्याज काटने शुरू कर देना। जिया जो हंसते हुए कहती है, और उससे क्या होगा? अक्षत जो जिया की तरफ देखते हुए कहता है, 1 मिनट, क्या तुम्हें नहीं पता कि प्याज काटने से आंखों में आंसू आता है? जिया जो कहती है, हाँ मैंने पढ़ा था। अक्षय जो उसको हैरानी से देखता है और जल्दी से उसके करीब आकर के अपने चेहरे को उसके चेहरे के करीब करते हुए कहता है, पढ़ा था का क्या मतलब है? कभी प्याज नहीं काटा तुमने? जिया जो फ्लो में कहती है, नहीं मुझे क्या ज़रूरत है प्याज काटने की, मेरे घर में अक्षय जो उसके झूठ को पकड़ते हुए कहता है, तुम्हारे घर? जिया जो कहती है, मेरा घर नहीं है ना, अब घर ही नहीं है तो प्याज कहाँ काटूंगी? अक्षय जो कहता है, अरे हाँ यार, तुम्हारा तो घर ही नहीं है, तुम्हें तो खाना बना बनाया मिल जाता होगा है ना? पिछली बार जहाँ रेंट पर रहती थी वहाँ? जिया जो कहती है, वहाँ तो वही लोग बनाकर दे देते थे, उसका पैसा लगता था। अक्षय जो कहता है, ओह मतलब हालत तुम्हारी बहुत गरीबी वाली थी, लेकिन रही तुम अमीरों जैसे हो। जिया जो हंसते हुए कहती है, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। और फिर वो तावे की तरह देखते हुए कहती है, आपका वो पराठा जल रहा है। अक्षय जो उसे बताता है, इसे पराठा नहीं कहते, इसे कहते हैं चीला। जिया जो उसकी बात सुनती है और अपने मुंह को अपने हाथ से ढकते हुए कहती है, क्या कहते हैं इसको? अक्षय जो कहता है, हंसो नहीं, इसका नाम होता है चीला। तुम्हें ये भी नहीं पता? जिया जो कहती है, नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं खाती, इतना ऑप्शन नहीं होता है ना, मतलब पीजी वगैरह में रहने पर ये सब खाना कहाँ मिलता है, मैं ये सब फर्स्ट टाइम खाऊंगी। वही हकीकत तो कुछ और थी। जिया को अपने घर की याद आ जाती है। लगभग 2 साल पहले जिया जो अपने घर पे थी और वो किचन के अंदर आते हुए कहती है, हाँ क्या बन रहा है आज? वहीं उसके नौकर जो जिया से कहते हैं, मैम आप किचन में क्या कर रही हैं? अगर किसी को भी पता चला तो हमें बहुत डांट पड़ेगी, आप जानती हैं ना? जिया जो कहती है, 1 मिनट, किचन में आने से क्या प्रॉब्लम है मेरे? और आप लोग इस तरह क्यों रिएक्ट करती कि मैं कोई भगवान हूँ या फिर कोई आसमान से उतरी हुई एंजल? मेरा घर है, मेरा किचन है, मैं जा सकती हूँ। वो स्टाफ जो कहते हैं, सॉरी मैम, पर आपको पता है ना, आपको किचन में रहने से आपको गर्मी होगी और फिर आपके चेहरे पर धीरे धीरे टैन स्टार्ट हो जाएगा और सर इसके बिल्कुल खिलाफ है। जिया जो मुंह बनाते हुए कहती है, मेरी तो सांस लेने पर भी फाउंडेशन लगा हुआ यहाँ पर। कि तभी पीछे से उसकी माँ आते हुए कहती हैं, जिया क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? जिया जो एकदम से हड़क कर पीछे मुड़ती है और जल्दी से किचन से बाहर आते हुए कहती है, कुछ नहीं माँ, मैं तो बस ऐसे ही। वो उसका हाथ पकड़ते हैं और उसे हॉल में ले आते हुए कहते हैं, 1 घंटे कम से कम यहीं एसी के नीचे बैठो तुम। पता है ना, तुम्हारे स्किन केयर के लिए हमने अलग से डर्मेटोलॉजिस्ट को हायर कर रखा है और उन्होंने कहा है कि तुम्हें गर्मी वाली जगह पर बिल्कुल ना जाने दे। अभी तुम्हारी स्किन की टैनिंग शुरू हो जाएगी तो फिर क्या होगा? जिया जो खड़े होते हुए कहती है, माँ प्लीज़, आप लोग मुझे इस तरह क्यों रखते हैं? क्या मेरा कोई हक नहीं है? मैं जहाँ मन चाहे वहाँ नहीं जा सकती क्या? रानी श्री जो कहती हैं, नहीं तुम नहीं जा सकती, तुम वहीं रहोगी जहाँ हम तुम्हें अलाउ करेंगे रहने के लिए। जिया जो मुंह बना करके अपने चेहरे को नीचे कर लेती है। वहीं उसकी माँ जो कहती हैं, जवाब दो मुझे, यहीं पर रहोगी ना 1 घंटे, हिलना नहीं है तुम्हें? जिया जो कहती है, जी मैं यहीं रहूँगी। और ये बोल करके वो बाहर निकल जाती हैं। उन्होंने अपने स्टाफ को भी ऑर्डर दे दिया था कि वो जिया का ख्याल रखें। अब जिया को इस तरह एसी के सामने रहने से थोड़ी बहुत ठंड महसूस हो रही थी, जिसकी वजह से वो अपनी जगह से उठते हैं और अपने रूम में जाने को होती है। लेकिन तभी एक स्टाफ उसको फिर से वहीं बैठाते हुए कहती हैं, मैम आप यहाँ से हिल नहीं सकती, मैम का ऑर्डर है ये। जिया जो अपनी आंखें चौड़ी करते हुए कहती है, क्या मतलब? वो तो चली गई है ना, और मुझे अपने रूम में जाना है, वहाँ पर भी तो एसी है, मैं वहाँ पर रह लूँगी। वो स्टाफ जो कहती हैं, मैम आपको जो चाहिए आप हमें ऑर्डर करिए, हम ले आकर देंगे, लेकिन आप यहाँ से नहीं हट सकते।
वहीं शाम का वक्त होता है और उसके घर में कुछ इम्पोर्टेंट गेस्ट आने वाले थे और वो लोग जैसे ही अंदर आते हैं उनका बहुत अच्छे से खातिरदारी होता है। रात के डिनर के वक्त सब लोग साथ बैठे हुए थे। गेस्ट को अच्छे अच्छे पकवान मिल रहे थे। वहीं जिया और उसकी बहन नेहा को हेल्दी हाइजेनिक खाने मिलते हैं। जिया जो मुंह बनाते हुए अपनी मॉम से कहती है, माँ प्लीज़ एक पकौड़ी खा लेने दो ना। उसकी मॉम उसे घूरती हैं और धीरे से अपना मुंह दबाते हुए कहती हैं, पागल तो नहीं हो गई हो ना तुम्हारी स्किन के लिए ऑयल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और तुम्हारे हेल्थ के लिए भी नहीं। फ्राइड खाना खाने से कैलोरी ज़्यादा बढ़ती है और तुम मोटी हो जाओगी, फिर शादी कौन करेगा तुमसे। तुम्हें ऑयल वाला कोई खाना नहीं मिलेगा, जो मिला है उसे चुपचाप से खाओ। तुम्हारे डाइट प्लानर ने यही बोला था तुम्हें खाने के लिए। जिया जो एकदम से अपनी आंखें बंद करती है और गुस्से में कहती है, मुझे नहीं खाना ये सब, मैं जा रही हूँ यहाँ से। अभी वो खड़ी होती ही कि तभी एक तरफ से नेहा उसका हाथ पकड़ती और दूसरी तरफ से रानी जी और उसे बैठाते हुए कहती हैं, क्या चाहती हो, मार खाना? भेजो विश्वास को तुम्हारे रूम में। जाना है रूम में? जिया जो कहती है, नहीं खा रही हूँ मैं। वहीं अक्षत जो उसके गाल को धीरे से सहलाते हुए कहता है, ओ हेलो मैडम, कहाँ खो जाती हैं आप रह करके? शमा जो कहती है, नहीं कहीं नहीं, बस ऐसे। कि तभी वो देखती है कि अक्षय उसके सामने प्लेट लेकर खड़ा हुआ है और उसमें वही जिया की नज़र सामने रखे प्लेट पर जाती है। अक्षत ने उसे अपने हाथ में पकड़ रखा था और जिया की तरफ आगे बढ़ाते हुए कहता है, टेस्ट करो। तुम चाहो तो इसे बेसन का पराठा भी कह सकती हो। जिया जो अपने हाथ को आगे बढ़ाती है, लेकिन फिर उसे अपने घर वालों की बहुत सारी बातें याद आने लगती हैं और फिर अपने हाथ पीछे करते हुए कहती है, ऑयल नहीं खाना चाहिए, इससे स्किन खराब हो जाता है, हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता और मोटी भी हो जाऊंगी। अक्षय जो कहता है, वाह क्या बात है, अभी तो तुम एक्ट्रेस बनी नहीं हो और अभी से इतनी ज़्यादा डाइटिंग। वेल तुम्हारा फिगर परफेक्ट है। अच्छा ज़रा खड़ी हो। जिया जो कहती है, क्यों? अक्षय जो कहता है, क्योंकि तुम्हारा ये जो टी शर्ट और लोअर है ना, ये बहुत ज़्यादा लूज़ है, तो इसमें तुम्हारी फिगर सही से मुझे समझ नहीं आ रही। एक काम करो, पीछे से उससे टाइट करो, मैं ज़रा तुम्हारी फिगर देखूँ। जिया को ये थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, लेकिन फिर वो धीरे से खड़ी होती है और जैसा अक्षत ने बताया था अपने पीछे से टी शर्ट को टाइट करते हुए कहती है, इतना ठीक है? अक्षय जो कहता है, नहीं अभी क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा, और टाइट करो। जिया जो एकदम से अक्षत के चेहरे की तरफ अपना हाथ लाते हुए कहती है, आप क्या देख रहे हैं? अक्षय जो अपने चेहरे को ऊपर की तरफ उठाता है और जिया के चेहरे की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हारी फिगर देख रहा था और क्या? जिया जो थोड़ा हेजिटेट होती है और अपने चेहरे को दूसरी तरफ करते हुए कहती है, आप ऐसे डायरेक्टली मेरा फिगर ऐसे कैसे देख सकते हैं आप? अक्षय जो हल्का सा मुस्कुराता है और अपनी एक आइविंग करते हुए कहता है, इन आँखों से देख रहा हूँ, और अगर इतनी भला की खूबसूरत हो तो खूबसूरती दिखाना तो तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है ना। जिया जो उसकी बात को सुनते हुए थोड़ा पीछे होते हुए कहती है, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ और मुझे ये सब करना पसंद नहीं है, कोई इस तरह देखे तो मुझे अच्छा नहीं लगता। अक्षय जो कहता है, पूरी दुनिया तुम्हें देखने वाली है शमा, यू आर गोना बी अ सुपरस्टार, और वो तुम छुपा कर कुछ नहीं रख सकती उसमें। यू हैव टू शो एवरीथिंग। और अपनी बॉडी की परफेक्शन को अगर तुम नहीं दिखाओगी तो पब्लिक तुमसे अट्रैक्ट कैसे होगी? वैसे मानना पड़ेगा, फिगर तो काफ़ी कमाल की है तुम्हारी। जिया जो अपने सीने के पास अपना हाथ लाते हुए कहती है, हाँ प्लीज़ इस तरह की बातें ना करें, मुझे ऑकवर्ड महसूस हो रहा है। अक्षय जो उससे कहता है, हे तुम्हें हीरोइन बनना राइट, तो इसमें ऑकवर्ड वाली क्या बात है? तुम्हें इन सब की आदत डाल लेनी चाहिए। अब सब लोग तुम्हें इसी तरह से एड्रेस करेंगे, हॉटी, सेक्सी। जिया जो कहती है, प्लीज़ मुझे ये सब सुनना नहीं पसंद है, आप समझ क्यों नहीं रहे? अक्षय जो कहता है, ओके ओके काम डाउन, नाराज़ तो मत हो। वैसे अजीब है मगर ये सारे कॉम्प्लीमेंट्स लड़कियों को पसंद आते हैं। जिया जो कहती है, मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ, मुझे सिर्फ अपनी एक्टिंग स्किल बेचनी है, अपनी शरीर नहीं। और मैं ऐसे टाइट कपड़े, अपनी फिगर दिखाना, रिवीलिंग कपड़े पहनना, मुझे ये सब बिल्कुल नहीं पसंद है। मैं वहाँ पर अपनी बॉडी दिखाने नहीं जा रही। इस इंडस्ट्री में आने का सिर्फ मेरा एक ही मकसद है और वो है अपनी एक्टिंग को शो करना। मेरा स्किल मेरी एक्टिंग है, ना कि मेरी फिगर। अक्षय जो उसकी बात को सुनते हुए अपनी भौवें से कोड़ लेता है और जैसे जिया उसकी तरफ अपनी नज़र घुमाती है, वो फिर से हल्का सा अपने चेहरे पर स्माइल लाते हुए कहता है, शुरुआत में होता है, डोंट वरी, धीरे धीरे सब सीख जाओगी।
जिया जो गुस्से में अपने चेहरे को ना हिलाते हुए कहती है, नहीं, अगर ये सब सिखाने वाले हैं आप तो मैं नहीं सीखने वाली। और ये बोल करके वो थोड़ा गुस्से में अपने रूम की तरफ चली जाती है। वहीं अक्षत जो अपने प्लेट में लिए उस चिल्ला को देखता है और फिर जिया के पीछे पीछे आने लगता है। जिया जो काफ़ी गुस्से में रूम का दरवाज़ा बंद करती है और जाकर के बेड पर बैठ जाती है। उसे यह सब काफ़ी ऑकवर्ड लग रहा था, जिस तरह से अक्षत ने उसके फिगर को लेकर के अजीब अजीब से कॉम्प्लीमेंट्स दिए थे। अक्षत उसके बगल में आकर के बैठते हुए अपने हाथ से प्लेट उसके तरफ आगे बढ़ाते हुए कहता है, अच्छा मुझसे नाराज़ होना, कम से कम इस चिल्ला को तो खा लो, वरना ये चिल्ला चिल्ला कर रोना शुरू कर देगा। जिया जो अक्षत की तरफ देखते हुए कहती है, जस्ट प्रॉमिस मी, आप मुझे फोर्स नहीं करेंगे छोटे कपड़े पहनने के लिए या फिर वो सब करने के लिए जो बाकी हीरोइंस करती होंगी। मैं इस टाइप की लड़की नहीं हूँ। आई एम नॉट कम्फर्टेबल विद दिस होल थिंग। आई नो कि मैं जेनजी जनरेशन की हूँ, पर फिर भी मैं सिर्फ एक्टिंग करने आई हूँ यहाँ पर, प्लीज़। अक्षय जो कहता है, अच्छा ठीक है बाबा, अभी इस बारे में बात करना छोड़ो और अभी इसे एंजॉय करो। जिया जो धीरे से मुस्कुराती है और फिर अक्षत के हाथ से उस प्लेट को ले लेती है और धीरे धीरे उस चिल्ला के एक एक बाइट को खाना शुरू करती है। वहीं अक्षत उसके चेहरे को ध्यान से देखते हुए कहता है, जो मुझे चाहिए वो तो मैं तुमसे ले ही लूँगा शमा जी। विश्वास जी जो अब लखनऊ से मुंबई का सफ़र तय करते हुए जैसे ही वो मुंबई में लैंड किए थे, वो तुरंत ही अपने बड़े भाई को कॉल लगा देते हैं। दूसरी तरफ जयशंकर जो कि फ़ोन उठाते हुए कहते हैं, किसी भी हालत में वो लड़की अब मर जानी चाहिए, मैंने ज़ुबान दे रखी है। शुक्ला ख़ानदान से अब ये बात धीरे धीरे मीडिया तक पहुंच जाएगी और इससे पहले कि मीडिया वाले जिया के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन निकालें, आप उसको ज़िंदा दफना दीजिए। किसी भी हालत में वो लड़की मीडिया तक नहीं पहुंचनी चाहिए, वरना हमारा नाम खराब हो जाएगा। विश्वास जी जो कहते हैं, भाई साहब आप जैसा भी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन आपको ये बोलने की क्या ज़रूरत है कि वो मर गई है। आप उसे ये भी तो बोल सकते थे कि किसी रिश्तेदार या कि तभी जयशंकर जो काफ़ी गुस्से में कहते हैं, ज़बान लड़ा रहे हैं आप हमसे, इतनी हिम्मत आ गई है। विश्वास जी जो एकदम से अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं और वो जयशंकर की बात सुनते हुए माफ़ी मांगते हुए कहते हैं, सो सॉरी भाई साहब, मैं बस ऐसे। कि तभी जयशंकर जो कहते हैं, आपको श्वेता जी ने बताया ये सब कुछ? अगर बताया है तो आप भी उन्हें समझा दीजिएगा कि इस घर में मेरी बात है, एक बार जो मेरे मुंह से निकल गई वो हकीकत बनकर ही रहती हैं। और आप ज़्यादा उस लड़की के फेवर में मत जाइए। आपको पता है ना उस लड़की ने कितना बड़ा गलत कदम उठाने की कोशिश की है और उसकी सज़ा सिर्फ मौत है, भले वह हमारी घर की बेटी क्यों ना हो, इस बात से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ढूंढिए और मारिए उसे, और अगर आपसे ना हो पाए तो लेकर आइए उसे लखनऊ। हम सारे समाज के सामने उसे जिंदा जला देंगे। विश्वास जी एकदम से अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और बस अपने सर को धीरे से हाँ मिलाते हुए कहते हैं, जी भाई साहब। अब धीरे धीरे शाम का वक्त हो रहा था। रेयांश भी 4 बजे तक इंडिया लैंड कर गए थे और वो बिना देरी किए अपने मेंशन की तरफ रवाना हो जाते हैं। वहीं रेयांश जैसे ही मेंशन में पहुंचे थे, उनके जूतों की टक टक की आवाज़ से सारे मेंशन एकदम से शांत पड़ जाता है। सारे स्टाफ अपने सिर को झुका करके खड़े हो गए थे। वहीं प्रार्थना जी भी अभी 2nd फ्लोर के हॉल एरिया में टहल ही रही थी कि तभी वो भी रेयांश को आता हुआ रेलिंग से देख लेती हैं। और जैसे ही वो रेयांश को आता हुआ देखी थी, वो जल्दी से अभी वासना के रूम में जाने वाली होती हैं, लेकिन वो देखती हैं कि सीढ़ियों से चढ़ते हुए रेयांश अभी वासना के रूम की तरफ ही आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो जल्दी जल्दी भागते हुए अपने रूम में पहुंचते हैं और जितेंद्र जी से कहती हैं, मेरा फ़ोन कहाँ है। तो इस तरह प्रार्थना जी को परेशान होता हुआ देखकर पूछते हैं, क्या हुआ, सब ठीक तो है, अचानक से आपको क्या हो गया और हाँफ क्यों रही हैं आप। प्रार्थना जी कहती हैं, अरे मेरा फ़ोन कहाँ है, मेरा बेटा इतना जल्दी आ गया, मुझे नहीं पता था कि अपनी बहन से इतना प्यार करता है, तो वहीं से इंडिया आने में सिर्फ 4 घंटे लगते हैं क्या। जितेंद्र जी तो मुस्कुराते हुए कहते हैं, जी नहीं, 3.5 घंटे ही लगते हैं, पर क्यों। प्रार्थना जी कहती हैं, हाँ तो देखिए 4 घंटे में इंडिया वापस आ गया ये, मुझे लगा था रात तक आएगा। अब वासना पता नहीं क्या कर रही होगी, कहीं अपने रूम में नाच न रही हो लड़की। मेरा फ़ोन हाँ मिल गया। और वो जल्दी से वासना को कॉल लगा देती हैं। दूसरी तरफ वासना आराम से बैठ करके अपने लैपी में नेटफ्लिक्स को एंजॉय कर रही थी। उसके एक हाथ में कॉफ़ी का मग था और और वहीं वो कान में एयरपोर्ट्स लगाई हुई थी। प्रार्थना जी जो परेशान होते हुए कहती हैं, ये नालायक लड़की कभी अपना फ़ोन टाइम से नहीं उठाती, हमेशा फ़ोन को साइलेंट पर रखी रहती है, अब तो चोरी पकड़ाएगी हमारी,
देखिए, आप बोल दीजिएगा कि मैं सो रही हूँ, हटिए। और वो जाकर के जितेंद्र जी के बगल में बेड पर लेट जाती हैं। जितेंद्र जी जो प्रार्थना जी से कहते हैं, चोरी करने से कम प्लानिंग तो आप लोग ठीक से कर लिया करिए। मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आता कि आप आखिर उससे चाहती क्या है। बेचारा दुबई से इंडिया आया है और आप लोग को ये सब मजाक लग रहा है। प्रार्थना जी जो जितेंद्र जी की तरफ घूरते हुए कहती हैं, आपको तो अपने बेटे की शादी से कोई लेना देना है नहीं। कम से कम अगर मुझे लेना देना है तो मुझे अपना काम ठीक से करने दीजिए आप। जितेंद्र जी जो प्रार्थना जी की बातों से दब जाया करते थे और अभी भी बिल्कुल वैसा होता है, वो फिर से अपने कुछ फाइल्स वगैरह को चेक करने लगते हैं। वही रेयांश की टक टक की आवाज़ सबके कानों में तो पड़ती है, मगर वासना जो कि अपने कानों में एयरपोर्ट्स लगाई हुई थी, रूम में एंट्री होने के बाद भी वासना जो लगातार हंसे जा रही थी क्योंकि वो इस वक्त कुछ कॉमेडी सीरीज देख रही थी। रेयांश जो इस तरह उसको बैठा हुआ एंजॉय करता हुआ देखकर एकदम से गुस्साते हैं और ज़ोर से अपने कदम को आगे बढ़ा लेते हैं और अपने हाथ को उसके लैपी के स्क्रीन पर रख करके तुरंत ही उसके स्क्रीन को बंद करते हैं और लैपी को बेड के कॉर्नर में फेंकते हुए कहते हैं, क्या है ये सब। वासना अचानक से अपने भाई को इस तरह अपने सामने खड़ा पाती है तो वो पूरी तरह से हक्का बक्का रह जाती है। उसके लिए कोई सपने से कम नहीं था। अभी लगभग सुबह के 10 बजे ही तो उससे बात हुई थी और शाम के 4:30-5 बजे तक रेयांश इंडिया वापस आ गए थे। वासना अपने कानों से एयरपोर्ट्स निकालती है और फिर अपने भाई को देखते हुए कहती है, भाई। रेयांश कहते हैं, क्या हुआ, आवाज़ कांपना शुरू कर दी तुम्हारी, अभी तक तो बहुत चिल्ला चिल्ला कर हंस रही थी। वासना जो कि बेड पर खड़ी होती है और अपने भाई को देखकर कॉफ़ी के मग को साइड में रखकर अपने हाथ जोड़ते हुए कहती है, भाई आपको तो पता है ना मैं आपकी प्यारी बहना। कि तब रेयांश कहते हैं, नीचे उतरो। वासना जो कहती है, आपको पता है मेरी हाइट छोटी है, नीचे उतरूंगी तो सर ऊपर करके आपसे बात करनी पड़ेगी, गर्दन दर्द होने लगेगा ना मेरा। रेयांश कहते हैं, मजाक चल रहा है यहाँ पर, तुम्हें पता है मैं अपनी कितनी महंगी डील को कैंसिल करके यहाँ पर आया ताकि मैं तुम्हें देख पाऊँ और तुम स्टूपिड बैठकर यहाँ पर मूवी एंजॉय कर रही हो। वासना जो कहती है, नहीं भाई मूवी नहीं थी, सीरीज थी, बहुत मस्त के ड्रामा देख रही थी मैं, इतना फनी था ना, आपको पता है उसमें क्या हुआ। वो बात को घुमाने की कोशिश कर रही थी लेकिन रेयांश कोई बच्चे नहीं थे जिसकी वजह से वो वासना के हाथ को जोर से पकड़ते हैं और उसे बेड से नीचे खींच कर लाते हुए कहते हैं, अब सच सच बताओ कि यहाँ पर बुलाने का प्लान किसका था, एंड डोंट से कि मॉम का था। वासना जो कहती है, आपको सब कुछ तो पता रहता है, फिर आप क्यों मुझ पर ऐसे गुस्सा करते हैं, आपको पता है ना कि मॉम डैड जो मन चाहे वो मुझसे करवा लेते हैं। वही रेयांश कहते हैं, आई न्यू इट। वासना जो अपने भाई के बगल में आकर बैठती है और फिर उनको देखते हुए कहती है, अगर आपको इतना ही पता था तो फिर दुबई से इंडिया वापस आने की क्या ज़रूरत थी। रेयांश गुस्से में खड़े होते हैं और अपने कोट को निकाल करके अपनी शर्ट के ऊपर के कुछ बटन्स को खोलते हुए कहते हैं, क्योंकि मैं अपनी बहन की आवाज़ नाटक में भी इस तरह बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हें पता है ना कमज़ोरी हो तो मेरी, और तुम्हें इस तरह से मैं नहीं देख सकता। वासना जो अपनी हरकतों पर गिल्ट तो महसूस करती है लेकिन फिर खड़े होते हुए कहती है, अगर आपको डांटना तो जाकर के मॉम को डांटिए ना, मैंने कुछ नहीं किया, उन्होंने बस मुझे फोर्स किया और मैंने लालच में आकर के ये सब नाटक। कि तभी रेयांश कहते हैं, वासना मेरा दुबई से इंडिया आना इज़ नॉट द बिग डील, बट मेरे दिल का क्या हाल हो रखा था तुम्हें पता भी है, मुझे लगा कोई इमरजेंसी केस ना हो गया हो, तुम्हारी तबीयत खराब होना इज़ नॉट नॉर्मल फॉर मी। वासना जो अपने भाई को देखते हुए कहती है, क्यों भाई, मैंने बाकी भी सिबलिंग्स को देखा है, उन लोगों में इतना प्यार नहीं होता, आप मुझे इतना क्यों मानते हैं, आपको डर है क्या कि मैं खो जाऊंगी या मुझे कुछ हो जाएगा। रेयांश जैसे ही सुनते हैं वो तुरंत ही वासना के पास आते हैं और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, तुमसे किसी ने कुछ कहा है क्या। वासना जो कहती है, नहीं भाई मुझसे तो किसी ने कुछ नहीं कहा, पर आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं। रेयांश जो तुरंत ही उसको अपने सीने से लगाते हुए कहते हैं, कुछ नहीं होने दूंगा मैं तुम्हें, हमेशा तुम मेरे साथ रहोगी और सेफ रहोगी, कुछ नहीं होगा तुम्हें। और ये बोलते बोलते उनकी आवाज़ थोड़ी भारी हो गई थी। वासना को कुछ समझ नहीं आता और वो उनके सीने पर हाथ रखती है और उनसे दूर होते हुए कहती है, भाई इतना कस के क्यों दबा रहे हो, आपके मजबूत हाथ, आपको पता है ना। मुझे तो समझ नहीं आता, आपकी बातें ना इतनी अजीब होती हैं कि मुझे ऐसा लगता है हर वक्त आप कुछ मिस्टीरियस गेम खेल रहे हो मेरे साथ। अच्छा सुनो, मैं ना आपको धीरे धीरे सारी बातें बताती हूँ, लेकिन हाँ मम्मी को इस बारे में कुछ मत बताना वरना मेरी बहुत पिटाई होगी। रेयांश कहते हैं, मुझे पता है उनका कोई नया प्लानिंग होगा, कोई नई लड़की मिलने आ रही होगी मुझसे, राइट। वासना जो कहती है, वाह आप तो काफ़ी टैलेंटेड है, एकदम के ड्रामा के हीरो की तरह। उसकी भी मॉम बिल्कुल इसी तरह से परेशान थी,
और वो चाह रही थी कि मेरा बेटा शादी कर ले। लेकिन उसके बाद आपको पता है क्या होता है, वो लड़का ना अपनी एम्प्लॉय से प्यार करने लगता है और फिर उससे घर लेकर आता है। फिर उसकी मॉम उसको बहुत परेशान करती है। आई होप सो कि आपकी लाइफस्टाइल कुछ ऐसी ना हो। रियांश जैसे एम्प्लॉय का नाम सुनते हैं उनके दिमाग में सबसे पहला नाम जिया का आता है, लेकिन फिर से वो अपने दिमाग को झटकते हुए कहते हैं, तुम फालतू की बकवास बंद करो और अपनी एक्टिंग को जारी रखो। और हाँ, इस बार लैपटॉप के साथ नहीं, बुक्स के साथ लेटोगी तुम। एग्जाम्स भी काफ़ी नज़दीक आ रहे हैं तुम्हारे। मार्क्स का मायना तो जान लेना तुम। तुम्हारी सारी पार्टी, तुम्हारा सारा खर्चा, तुम्हारी सारी पॉकेट मनी सब कुछ बंद करवा दूंगा मैं। वासना जो कहती है, जी हुजूर। और वो मुंह बना करके जा करके बेड पर बैठ जाती है और फिर अपने भाई से कहती है, वैसे लड़की एमबीबीएस है और मॉम कह रही थी काफ़ी खूबसूरत भी है, एक बार देख ज़रूर लेना। हो सकता हो आपकी भी अरेंज मैरिज ही लिखी हो, क्योंकि जिस तरह से आपका इंटरेस्ट है ना लड़कियों में, आई डोंट थिंक सो कि कोई लड़की आपको मिलने वाली है। इतने रूड लड़के को कौन ही पसंद करेगा। रियांश उसे देखते हुए कहते हैं, ज़रूरत भी नहीं है मुझे कि कोई लड़की मुझे आकर पसंद करे। और फिर वो गुस्से में रूम से बाहर की तरफ निकल जाते हैं। रूम से अभी अपने रूम की तरफ आ ही रहे थे कि तभी वो देखते हैं कि उनके मॉम डैड का दरवाज़ा खुला हुआ है और उनकी मॉम जो लेटी हुई हैं। जितेंद्र जी जैसे ही रियांश को अपनी तरफ देखता हुआ पाते हैं, वो तुरंत ही अपने सर को नीचे करके अपने फाइल में बिजी होने का प्रिटेंड करने लगते हैं। रियांश अपने कदम को उन लोगों की तरफ आगे बढ़ा देते हैं और अपनी मॉम की तरफ जाते हुए कहते हैं, मुझे पता है आप सो नहीं रही हैं, तो इसलिए एक्टिंग करना बंद करिए, क्योंकि आपकी आंखें दिख रही हैं मुझे, जो बार बार खुल रही हैं, बंद हो रही हैं। वहीं प्रार्थना जी जो मुस्कुराती हैं और फिर उठकर बैठते हुए कहती हैं, लेकिन पिछली बार से तो अच्छी एक्टिंग की ना मैंने। अब मेरा मतलब है कि वाचना को देखा तुमने, बेचारी क्या कर रही थी, मैं भी ज़रा उसे देख कर आती हूँ, पता नहीं इसने दवाई खाया। वो जैसे वहाँ से जाने वाली होती है कि तभी रियांश प्रार्थना जी का हाथ पकड़ते हुए उन्हें बेड पर बैठाते हुए कहते हैं, मॉम अगर आपको बुलाना था तो मुझे ऐसे ही बुला लेती, वाचना की तबीयत खराब होने का नाटक करने की क्या ज़रूरत थी। आपको पता है ना कि वाचना की तबीयत और उसके लिए मैं कितना ज़्यादा सीरियस हूँ। प्रार्थना जी जो कहती हैं, वही तो मुझे समझ नहीं आता कि तुम वाचना की तबीयत खराब सुनकर के इतना ज़्यादा बौखला क्यों उठते हो, आखिर कोई बात है क्या। जितेंद्र जी जो तुरंत ही अपने गले को क्लियर करते हुए कहते हैं, कोई बात नहीं है और बेटा आप अभी आए हैं और इस तरह से अगर अपनी मम्मी के साथ बैठ गए तो फिर यहाँ पर तो बातों का भंडार शुरू हो जाएगा, आप जाइए थोड़ा आराम कर लीजिए। प्रार्थना जी जो जितेंद्र जी को देखते हुए कहती हैं, मेरा बेटा थकने वालों में से नहीं है, बहुत स्ट्रांग है। लेकिन तभी रियांश अपनी जगह से खड़े हुए कहते हैं, आई थिंक डैड सही कह रहे हैं, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, रात में बात करता हूँ आप लोगों से। और हाँ, आप अपना नाटक कंटिन्यू रखिए, हो सकता हो किसी रोल में आपको भी रख ही लिया जाए। प्रार्थना जी जो खुश होते हुए कहती हैं रियांश जैसे ही बाहर निकले थे, प्रार्थना जी अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहती हैं, हाँ अब बस रात में मेरी खीर काम कर जाए। जितेंद्र जी जो प्रार्थना जी की तरफ थोड़ा क्यूरियस भरी नज़र से देखते हुए कहते हैं, आप क्या खीर में कुछ मिलाने वाली हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप ये सब नाटक नहीं करेंगी। प्रार्थना जी जो कहती हैं, आप भी ना कुछ भी सोचते हैं, मैं तो अपने हाथों का खूबसूरत प्यारा और लाजवाब खीर अपने बेटे को खिलाऊंगी और उसके बाद मेरा बेटा बिल्कुल मेरे हिसाब से काम करेगा। वो मेरे खीर के सामने ना अपनी कोई भी बात चला ही नहीं पाता, उसे पता है कि मेरे हाथ की खीर कितनी स्पेशल होती है। जितेंद्र जी जो कहते हैं, वो बचपन की बात हुआ करती थी कि आप उसके मुंह में खीर ठूसती रहती थी और वो आपकी सारी बातें मान जाया करते थे, मगर अब की बात अलग है, अब वो बड़े हो चुके हैं और शुगर से तो वैसे भी वो कितना एलर्जिक है आपको अच्छे से पता है। प्रार्थना जी जो कहती हैं, माँ के हाथ का प्यार ना कभी भी बेटों के लिए एक्सपायर नहीं होता,